नमस्कार। आज का जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, राहुल नियम ने पढ़ा दिया था, राहुल नियम ये बता दिया था कि राहुल नियम केवल आइडियल सॉल्यूशन पर लागू होता है। अब ये आइडियल सॉल्यूशन है क्या, वो आज हम पढ़ेंगे। और सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजोट्रोपिक मिक्सर या सॉल्यूशन। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकंड जो थर्ड टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, और एक हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, और एक हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या मतलब कमी होती है। तो ये तीन पॉइंट हम पढ़ेंगे। और अगला जो पॉइंट है, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार प्रॉपर्टी आती है, तो अगली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे आज पढ़ने की, मगर मेरे ख्याल से होता नहीं है इतना। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन, वो सारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे जो राहुल नियम का पालन करते हैं। सांद्रता की सभी परास पर राहुल नियम का पालन करने वाले सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात हो गई, अगर मान लीजिए इसमें विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जो है वो विलय और विलायक के मध्य पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूं कि ए मान लीजिए विलय है और ये विलायक है, या एक उल्टा ले लिया हमने, ये मान लीजिए विलायक है और ये विलय है, और इन दोनों से आपने सॉल्यूशन बनाया ए और बी का। तो यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन इसका ए के बीच में और बी के बीच में अट्रैक्शन के इक्विवेलेंट है, तो वह आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। आइडियल सॉल्यूशन की हम और कंडीशन लगाएंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, सांद्रता की सभी परास पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट लॉ का पालन नहीं करता, तो वह क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, जो राउल्ट नियम फेल कर देता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने हैं, कौन कौन से, तो हम ओवरऑल इनको देख लेते हैं। वे सॉल्यूशन जो सांद्रता की सभी परास पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी, अट्रैक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज द सिमिलर टू द ए बी, देन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और हम इसके लिए अगर ये कहें कि डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, एंथैल्पी में इंक्रीजमेंट है या डिक्रीजमेंट जो है वो नहीं हुआ है, यानी आपके न तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है न ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, विलय और विलायक को मिलाने पर कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपने विलय मिलाया 1 लीटर और विलायक में विलय और विलायक दोनों को 1-1 लीटर लिया, तो विलयन कितना बनना चाहिए, 2 लीटर। अगर आपका विलयन में विलय के आयतन में परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक और कंडीशन है कि यहाँ पर विलय और विलायक के जो है वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इस कारण इनके बीच में कोई आयतन परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन या अट्रैक्शन जो है वो अलग नहीं होता, इस कारण वह सांद्रता की सभी परास पर राहुल नियम का पालन करता है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो सांद्रता की सभी परास पर राहुल नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका कारण यह है क्योंकि इसमें ए और बी पार्टिकल यानी दो विलय और विलायक के मध्य जो अट्रैक्शन है वो या तो ज्यादा है या कम है, किससे, ए से या बी से, यानी विलय विलय और विलायक विलायक के मध्य जो अट्रैक्शन है उसकी तुलना में ए बी विलय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन है वो तो या तो ज्यादा है या कम है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये राहुल नियम का पालन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करें राहुल नियम के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो इसके एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 नहीं हो सकता, या तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा या ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा। इस प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होने के कारण हम एंथैल्पी परिवर्तन को 0 नहीं बोल सकते, तो वह राहुल नियम का पालन नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर आयतन परिवर्तन भी होगा,
मतलब आयतन परिवर्तन 0 नहीं होगा, मतलब 1 लीटर को मिलाने पर 2 लीटर नहीं होगा, या तो 2 लीटर से कम होगा या 2 लीटर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आयतन परिवर्तन 0 नहीं होने के कारण राउल नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब यह हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन में विलय और विलायक यानी सोल्यूट एंड सोलवेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। हम आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल लें तो हमारे पास खूब सारे एग्जांपल, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशन एक सेम प्रकार की प्रवृत्ति के कुछ सॉल्यूशन है, जैसे NHN एंड हेप्टेन दोनों एल्केन है, दोनों अध्रुवीय यौगिक है, इसलिए इनके सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। मेथेनॉल और एथेनॉल यानी दोनों एल्कोहल है, इसलिए दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 ब्रोमोब्यूटेन जो है वो एल्किल हैलाइड है दोनों, इसलिए दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बेंजीन प्लस टालोइन जो है वो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो है सिलिकॉन क्लोराइड जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। एथिल क्लोराइड और एथिल ब्रोमाइड आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है उनसे भी एरिल हैलाइड होने के कारण आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। और अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। मेथेनॉल और जल दोनों के नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है थोड़े से, इस कारण से इनके आइडियल सॉल्यूशन बनने की संभावना नहीं है। ये पॉजिटिव डिफरेंस दिखाने वाले हैं और ये नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले सॉल्यूशन है। अब ये कौन कौन से इनके एग्जांपल हम दोबारा डिस्कस करेंगे, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसको हम स्टडी करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। वाह, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 प्रकार के होते हैं, हमने तो देखा ही नहीं भाई। आइडियल नहीं है तो नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल है तो इसका मतलब नॉन आइडियल क्यों है, या तो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है राउल नियम से, या नेगेटिव दर्शाता है, मतलब विचलन दर्शा रहा है। राउल नियम का धनात्मक विचलन दर्शाने वाला सॉल्यूशन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला सॉल्यूशन, इस प्रकार से 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। अब धनात्मक क्यों दर्शाता है, ऋणात्मक क्यों दर्शाता है, उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाते हैं राउल नियम से, उसको हम पढ़ रहे हैं। कौन है, जो पॉजिटिव डेविएशन दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, इन दिस केस द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट A and B is higher than that of the calculated from the राउल नियम। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्शियल जो प्रेशर है A का वो अधिक है, किससे, इससे अक्ष A और PA 0 से। और इसी प्रकार मैं ये कह सकता हूं B जो पार्शियल प्रेशर है वो XB और PB से 0 से ज्यादा है। मतलब राउल नियम के प्रति धनात्मक विचलन वह विलयन दर्शाता है जिसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, और पार्शियल प्रेशर बढ़ने का मतलब हो गया यहाँ पर विलय और विलाय के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया, यानी AA और BB, AA और BB के बीच में जो अट्रैक्शन है उसकी तुलना में ये अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है, वाष्प दाब बढ़ जाता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, वह धनात्मक विचलन दर्शाता है। ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सच ए सॉल्यूशन इज रिलेटिवली लोअर, मतलब कम ताप पर ही यह वाष्पीकृत हो जाएगा, देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बोथ A एंड B, यानी बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया बेंजीन एंड मेथेनॉल का, चौथा हो गया एसिटिक एसिड एंड टालुइन का, और एसीटोन एंड एथेनॉल का, और मेथेनॉल एंड जल का, और एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन का। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। धनात्मक विचलन दर्शाएगा तो उसका कैसे हम दर्शाएं, तो हम इस ग्राफ में देखें, ग्राफ में क्या हो रहा है, ये आदर्श स्थिति मान लीजिए, ये आदर्श स्थिति मान लीजिए, ये डॉटेड लाइन द्वारा जो दर्शाई जा रही है वो आदर्श राउल नियम है। और अगर ये वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ने के कारण इससे कुछ ऊपर की ओर ये लाइनें आएगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, सीधी सी बात है, धनात्मक विचलन तब दर्शाता है जब विलय और विलाय के बीच में, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन घट जाता है।
पॉजिटिव जो डेविएशन दर्शाने वाला है उसके लिए हम कुछ बातें और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ द एथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर से, इस मैनर का पालन करते हैं। इसका एक इन द प्योर एथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर द हाइड्रोजन बॉन्डेड, जो एथेनॉल होता है उसमें प्योर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ऑन द एडिंग द एसीटोन, एसीटोन अगर हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए इसमें डाल देते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स गेट इन द बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक सम द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। मगर जब हम एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन डालने पर हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में एसीटोन के पार्टिकल आ जाता है, एथेनॉल के पार्टिकल के बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन घट जाता है और वेपराइजेशन बढ़ जाता है। ड्यू टू द वीकनिंग द इंट्रैक्शन के घटने के कारण द सॉल्यूशन शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ, ये इसका कारण है। इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं। इन द सॉल्यूशन फॉर्म बाय द एडिंग द कार्बन डाइसल्फाइड टू द एसीटोन, एसीटोन में अगर कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं तो क्या होता है, द डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन द solvent molecules are the weaker than the respective interaction among the solute and solvent molecules. This solution also show the positive डेविएशन, मतलब यहाँ पर भी विलय और विलायक के बीच में अट्रैक्शन जो है वो घट रहा है और घटने के कारण से वेपराइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। एवोपरेशन बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। यहाँ पर दोबारा हम देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले जो है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से है। पहला मेथेनॉल प्लस जल, और दूसरा क्या है, मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा क्या है, एथेनॉल प्लस जल। चौथा क्या है, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। नेगेटिव डेविएशन कौन दर्शाता है, देखिए उल्टा चले तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर विलय और विलायक के बीच में, सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपराइजेशन कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा। ये हमारा कंसेप्ट था। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए नेगेटिव वेपर प्रेशर कम हो रहा है, ये आइडियल पोजीशन मानी थी हमने, और इस आइडियल पोजीशन के यहाँ पर वेपर प्रेशर का जो मान है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, चाहे सॉल्यूशन का हो, चाहे शुद्ध विलय का हो, चाहे विलायक का हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर राउल्ट नियम से नेगेटिव प्रेशर है, ये अगर नीचे की ओर है तो नेगेटिव, और अगर ये ऊपर की ओर है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। In this case, the partial pressure of the each component A and B is lower than the partial pressure lower than the calculated from the Raoult law. इसका मतलब है PA ये कम होगा XA PA 0 से, और इस प्रकार आप कह सकते हो PB कम होगा XB और PB 0 से। ये राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग होगा। Hence, the total pressure over the solution is also lower than its if the solution were ideal. अगर आइडियल सॉल्यूशन होता है तो उसकी तुलना में ये टोटल प्रेशर जो है वो घट जाएगा। और ऐसे विलयन के लिए boiling point of such a solution the relatively higher than the boiling point of the both A and B. A और B के जो घटक है उनकी तुलना में जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, यानी ज्यादा ताप पर आपको इसे गर्म करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये एक सॉल्यूशन हो गया। क्लोरोफॉर्म और मेथिल एसीटेट ये दूसरा हो गया। जल और HCl ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। जल और HNO3 ये चौथा सॉल्यूशन हो गया। एसिटिक एसिड एंड पायरिडीन और फिनॉल एंड एनिलीन ये इसी के एग्जांपल है। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहे तो इन केस ऑफ द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन
force between the AA and BB are weaker than those of the between A and B। मतलब विलय विलय और विलायक विलायक के बीच में अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है, AA और BB के बीच में अट्रैक्शन जो है वो कम है। And leads the decrease in the vapor pressure resulting is the negative deviation। A mixture of the chloroform and acetone form a solution with the negative deviation from the Raoult law। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो विलयन है वो नेगेटिव डेविएशन दर्शाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज द क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स इज एबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एसीटोन मॉलिक्यूल्स। सो मतलब ये एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बस दर्शाता है कौन? क्लोरोफॉर्म। इसलिए इनके बीच में ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वेपराइजेशन कम हो जाता है। वेपराइजेशन कम हो जाएगा तो डेविएशन है नेगेटिव डेविएशन दर्शाएगा राउल्ट लॉ से। यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए एक बार हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टेबल आपके लिए आपको भरनी है, क्या क्या है आप भरिए। क्या है देखिए आपको ये भरनी है। मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो डेविएशन है सॉल्यूशन का उसके लिए हमें ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तो हमें कम से कम याद रखने हैं। अब 6 पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे होते हैं, पॉजिटिव कब होता है, हाँ मैं आपको ये बता देता हूं। इसका मान हमेशा नेगेटिव होगा और इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ये क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी देखिए विलियन को अगर बनाएंगे तो विलियन की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है ना। ठीक है, बढ़ लिया? नहीं भर पाए? कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, मुझे लग रहा है आप कर पाओगे। चलो मैं भर देता हूं। ये सारी वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया। हाँ अब इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, दोनों घटकों का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, और एंथैल्पी का मान जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी एंडोथर्मिक जो है वो विलियन बनेगा। ये जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा और ये एक्सोथर्मिक होगा। हाँ बेटे यहाँ पर ध्यान रखना है, एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक पॉजिटिव डेविएशन मतलब एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी और नेगेटिव डेविएशन मतलब ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्मा बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ना मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो आयतन बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अट्रैक्शन बढ़ रहा है नेगेटिव डेविएशन में तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इनके डिक्रीज होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चले आगे। ठीक है, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। अब हम एक नया टॉपिक ले लेते हैं, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन या एजोट्रोपिक मिक्सर। हम क्या बोल रहे हैं? देखिए एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए ए घटक है, बी घटक है, 2 है, इनका वेपराइजेशन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 1 का है। बॉइलिंग पॉइंट मैं आपको सीधे शॉर्ट में ये ले देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट 2, ये 2 बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लीजिए इन दोनों को मिलाकर के हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में ए घटक का बॉइलिंग पॉइंट और बी घटक का बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग होना चाहिए। परंतु ऐसा होता है यहाँ पर कि ये ए और बी दोनों की वेपर फेज और विलियन में जो कंपोजिशन है वो इनका दोनों का सेम है। इसका मतलब एक ही तापमान पर ये दोनों वाष्पित होते हैं। दोनों का वेपर फेज में कन्वर्टेशन एक ही टेम्परेचर पर होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो हम इन ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? एजोट्रोपिक मिश्रण। यानी 2 अलग अलग क्वथनांक वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्स विलय और विलायक को मिलाने पर एक ऐसा विलयन बनाना जिस विलयन में विलयन का बॉइलिंग पॉइंट जो है या दोनों घटक जो है वो एक ही ताप पर वेपराइज्ड हो, तो हम ऐसे मिश्रण को हम एजोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं।
Azeotropic mixture defined as the mixture of the liquid which boil at the constant temperature like a pure liquid and possess the same composition of the component in the liquid as well as in the vapor phase। अगर एक ही ताप पर वेपराइज हो और द्रव अवस्था में और इनकी वाष्प अवस्था में इनका कंपोजिशन एक हो तो हम उसे क्या कहेंगे, एजोट्रोप। एजोट्रोप्स आर आल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। आप इसे एक नया नाम दे देते हो, क्या नाम दे देते हो, इनका स्थिर स्थिर क्या है, क्वथनांक है। तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। मैं यहां लिख देता हूं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण वो होते हैं जिनका क्वथनांक स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है दो घटक डालने पर। बिकॉज होल of the azeotropes change in the vapor stage at the constant temperature। एक निश्चित ताप पर पूरे के पूरे एजोट्रोप्स जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। एंड देयर कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो इनके द्वारा इस मिक्सर को हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या कहेंगे, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। एजोट्रोपिक सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। अब मिनिमम का क्या मतलब है, मैक्सिमम का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन में ए और बी दो घटक डालते हैं, अगर ये मिनिमम क्वथनांक वाले क्वथनांक के इक्विवेलेंट ताप पर अगर ये वाष्पीकृत होता है तो आप इसे क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप से। और मैक्सिमम ताप वाले जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है उस ताप पर या उससे अधिक ताप पर अगर ये बॉयल होता है तो आप उसे कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो दो घटक लिए आपने, मान लीजिए एक घटक लिया ए और दूसरा घटक लिया बी। ए घटक और बी घटक, मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ए घटक और बी घटक में जिसका क्वथनांक कम है उस क्वथनांक से भी कम ताप पर या उसके लगभग ताप पर अगर कोई मिक्सर बॉयल हो रहा है तो हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहेंगे। और अगर मान लीजिए दो घटक में से जिसका क्वथनांक अधिक है उस ताप पर यह बॉयल हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इसका पहला एग्जांपल, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। जैसे यहां पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, ए घटक और बी घटक, एक जल लिया है एक एथेनॉल लिया। इसका हमने जो मास रेशियो है वो ए और बी का हमने 95 पॉइंट ये लिया है, बी का मास रेशियो इतना लिया है। अगर हमने मिक्सर बनाया तो शुद्ध अवस्था में ए का जो क्वथनांक है केल्विन में 373 है, बी का है 325 से। अब देखिए 351 जो है वो इसका एजोट्रोप का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसके निम्नतम क्वथनांक वाले घटक के क्वथनांक के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। तब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स किसे कहते हैं, वह एजोट्रोपिक मिक्सर जिसका क्वथनांक, एजोट्रोपिक क्वथनांक जो है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले घटक के इक्विवेलेंट या इससे कम हो, हम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ सबका एक एग्जांपल है, यहाँ जल और आपका ये जो प्रोपेनॉल है उसका मिक्सर देखें तो ये 373 है, ये 370 है, तो ये 370 के आसपास इसका क्वथनांक है। तो ये मिनिमम क्वालिटी वाले इसके समान है। यहाँ पर ये देखें क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल का जो मिक्सर है उसमें 334 और 351, तो ये 332 है, मतलब मिनिमम से भी लो है, मिनिमम से भी, मिनिमम क्वथनांक वाले घटक से भी कम है। यहाँ पर देखिए हमें ये आपका एक मतलब ईथर है और ये आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, इसका है 329 और ये है 320, तो ये 312 है, इससे भी कम है। तो हम या तो मिनिमम क्वथनांक वाले घटक के इक्विवेलेंट हो या इससे और कम हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मतलब हो गया यहाँ पर उच्च क्वथनांक वाले घटक के क्वथनांक के बराबर या उससे भी अधिक ताप पर एजोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट हो।
यहां पर देखिए जल और HCl का मिक्सचर लिया, इसका क्वथनांक जल का होता है 373 और इसका होता है 188। तो ये इससे भी ज्यादा क्वथनांक वाला मिक्सचर बनता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स कहलाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपने जल और नाइट्रिक एसिड दोनों का लिया है, तो यहाँ पर 373 है 300, तो ये 393 उससे भी ज्यादा है। और इसी प्रकार 373 और 383, तो ये 476 है, तो मतलब उच्च क्वथनांक होगा इनका। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? मतलब अगर हम नॉन वोलेटाइल या अवाष्पशील पार्टिकल्स को विलयन यानी द्रव में डालते हैं, तो विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के केवल पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, न उनके नेचर पर, व्यवहार पर, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। केवल और केवल विलय जो अवाष्पशील है उनके घुले हुए हैं उनके पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो विलयन कैसे गुण या विलय आप यहाँ पर लिक्विड ले रहे हो और ठोस डाल रहे हो, तो यहाँ पर विलय और विलायक दोनों एक ही शब्द होगा। तो हम यहाँ पर विलयन या विलायक के वे गुण है जो घुले हुए अवाष्पशील विलय के पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो those physical property of the solution which depend upon the number of particles in the given volume of the solution or a mole fraction of the solute are called the colligative property। यानी या तो मोल फ्रैक्शन के द्वारा आप दर्शा सकते हो पार्टिकल की संख्या को, या पार्टिकल की संख्या को डायरेक्टली बोल सकते हो, तो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। पहला है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। हम यहाँ पर डेल्टा P अपॉन PA0 दर्शा सकते हैं, तो ये आपका ये हो गया। और एक होता है एवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पहला हो गया। दूसरा हो गया एवोल्यूशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसका मतलब हो गया क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, एवोल्यूशन का मतलब वृद्धि। और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के या विलयन के क्वथनांक हिमांक में कमी, हिमांक अवनमन जिसको हम बोलते हैं। और चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रासरण विसरण नहीं प्रासरण दाब, क्या पढ़ेंगे? प्रासरण दाब। तो इन चार पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ये चारों पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर निर्भर करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर, ये सारी मैं बात कर रहा हूं सोल्यूट की, सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करते हैं। नंबर ऑफ द मोल्स, मोल्स मतलब सोल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट या जो आपका अवाष्पशील, नंबर ऑफ द आयंस, आयन की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विद्युत अपघट है या आप जिसको हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बोल रहे हैं, उनके आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोल की संख्या पर निर्भर करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, वो बात एक ही है, सारी चीजें इन्हीं पर निर्भर करती है। अगर पार्टिकल की संख्या होगी तो वो मोल फ्रैक्शन में भी दर्शा सकते हैं, मोल के रूप में भी दर्शा सकते हैं, आयन की संख्या पर भी दर्शा सकते हैं, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स की संख्या पर भी दर्शा सकते हैं, पार्टिकल की संख्या पर भी दर्शा सकते हैं। इक्विमोलर, अगर मान लीजिए मोलरता समान है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस है, अगर मोलों की संख्या समान है, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर डाल रखा है, उनकी मोलों की संख्या सेम है, तो हैव द सेम वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पार्टिकल की संख्या अगर सेम है या मोलों की संख्या सेम है, जिसको हम इक्विमोलर कहते हैं, सॉल्यूशन है, तो उनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान भी सेम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हमें पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। वेपर प्रेशर के अंदर कमी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने एक विलायक लिया, एक विलय लिया, यहां पर मान लीजिए आप ये
आपका ए विलायक है और ये बी घटक है जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। और जब आपने इसको इसमें डाल दिया तो इसके पार्टिकल की संख्या यहां पर आ गई, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका शुद्ध अवस्था में घटक ए का वेपर प्रेशर है और इसमें अगर हम विलयन का वेपर प्रेशर देखें तो ये विलयन का वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा और इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब में कमी या अवनमन कहेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिवली अगर हम देखें तो अगर इन दोनों में ही हम PA0 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा PA0, मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है, तो हम जानते हैं वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो मोल भिन्न के समानुपाती होता है, किसके, विलायक के, विलय के मोल भिन्न के। इसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट नियम के अनुसार, राउल्ट लॉ, क्या कहते हैं, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किससे कहते हैं, ये हमने देख लिया। When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, the vapor pressure of the solvent is lower. The vapor pressure of a solution is always lower than that of a pure solvent because the escaping the tendency of the solvent molecules decrease due to the lesser surface area of the solution available for the evaporation। जहां पार्टिकल की संख्या जो सरफेस पर है शुद्ध विलायक की है, उसमें अवाष्पशील विलय अगर मिला दिया जाए तो पार्टिकल की संख्या सरफेस पर घट जाएगी, उसका एवोपरेशन यानी वाष्पीकरण कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसको हम इस समीकरण से दर्शा सकते हैं। अब बात आई इस समीकरण को ड्राइव करके इसको निकालना, तो आप आराम से इसे निकाल सकते हो। कैसे, देखिए अगर निकालने की जरूरत पड़े तो निकाल सकते हो। तो यहां तक एक्स बी की बात करते हैं। एक्स बी क्या चीज है, आपको पता होगा एक्स बी क्या चीज है, एक्स बी है मोल भिन्न यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये मोल भिन्न है। और मोल भिन्न क्या होती है, मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या और विलेन के कुल मोलों की संख्या। अब यहां पर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन अप्लाई करें तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन एन बी जो है वो नेग्लिजिबल है एन ए से, तब आप एक्स बी को यहां पर क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए, ये लिख सकते हैं। तब हमारे पास ये क्या आ गया, पी ए जीरो माइनस पी एस, या पी आप लिख सकते हो। अच्छा, आपके पास पी, आप एस भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन के लिए लिख रहा हूं, अगर नए भी लिखे तो चलेगा। पी ए जीरो बराबर यहां एक्स बी का मान लिख देता हूं एन बी बटा एन ए, ये आ गया। अब इसकी जगह हम मोल की वैल्यू लिख देते हैं। मोल की वैल्यू क्या होती है, मोल की वैल्यू होती है मोलिकुलर ग्राम वेट इन ग्राम और मोलिकुलर वेट है। तो ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहां पर हो गया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुटअप करें तो हमारे पास आ गई पी ए जीरो माइनस पी अपॉन पी ए जीरो बराबर आ गया आपका डब्ल्यू बी, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए, और यहां से एम ए ऊपर चला जाएगा और एम बी नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, इससे एम बी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एम बी की वैल्यू। एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, एम बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम बी, आप इस समीकरण को देखिए, डब्ल्यू बी इंटू आपका क्या है एम बी, दोनों एम ए आएगा ऊपर,
एम बी का मान निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एम बी बराबर आ गया डब्ल्यू बी। अच्छा, मैंने यहाँ लिखने में गलती कर दी क्या। ये देखिए, ये हो गया, ये दोनों हो गए, ये ए हो गया, ये एम ए आ गया, तो ये एम ए ऊपर है, तो ये एम ए अपॉन यहाँ पर क्या आ गया डब्ल्यू ए, और इसको उल्टा लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो गया पी ए जीरो माइनस पी, और ये हो जाएगा पी ए जीरो। ये आपका आपेक्षिक अवनमन है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई। तो इसे हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर क्वथनांक में कमी आती है, क्वथनांक में कमी आती है का मतलब अट्रैक्शन घटता है, तो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब क्वथनांक जो है वो घट जाएगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ता है या फिर पार्टिकल की संख्या सरफेस पर कम हो जाती है तो वेपराइजेशन कम होगा। वेपराइजेशन कम होगा तो हम बॉइलिंग पॉइंट को प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए इस ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में क्या है, अगर मान लीजिए शुद्ध मतलब विलायक ले, अगर आप शुद्ध विलायक ले, शुद्ध विलायक के लिए आप देख रहे हो यहाँ पर ये आपका शुद्ध विलायक है जो कम ताप पर आराम से वाष्पीकृत हो रहा है, ये सोलवेंट के लिए। और अगर हम सोल्यूट के लिए देखें तो सोल्यूट जो है वो अधिक ताप पर क्या हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूशन का जो दाब है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट, वह शुद्ध विलाय के तुलना में ज्यादा है, और ये जो अंतर है वो डेल्टा टी कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट, यानी इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब हम इसको देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम द इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइक 760 mm of Hg। मतलब किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर इसका वेपर प्रेशर जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो दाब को प्राप्त करने के लिए, इतने दाब को प्राप्त करने के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अगर आपने सोल्यूट डाल दिया है अवाष्पशील विलायक में तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इन दोनों में जो अंतर आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। इस बात को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। द इवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर में जो उन्नयन हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है उसके समानुपाती होती है, और इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब के समानुपाती होती है, और हम जानते हैं क्वथनांक उन्नयन जो हमें वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, या तो हम बराबर मान लेते हैं या हम इसके समानुपाती मान लेते हैं एक्स बी के। एक्स बी के मतलब विलय के मोल भिन्न के। तो यहाँ पर अगर आप ये लिखते हो कि पी ए जीरो माइनस पी अपॉन पी ए जीरो बराबर एक्स बी, तो ये सही है। और अगर आप ये लिखते हो पी ए जीरो माइनस पी, तब ये समानुपाती है एक्स बी के। तो आप इनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो, तब आप इनको यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हो। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो आप इस समीकरण को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हो। क्या ड्राइव कर सकते हो, ये समीकरण जो है वो आप ड्राइव कर सकते हो। क्या मतलब हुआ कि क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है टीबी, वो किसके बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई, समानुपाती हो गई एक्स बी के। और अगर मान लीजिए मैं समानुपाती स्थिरांक हटाता हूं तो टी बी समानुपाती हो गया के बी के, और के बी जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ के बी लिखते हैं क्या, सही है। के बी क्या हो जाएगा, के बी नहीं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, और वो आ जाएगा एक्स बी के। और तनु विलयन के लिए अगर हम देखें
तनो विलियन के लिए हम देखें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखें तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बट्टा क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए बट्टा एम ए, ये लिख सकते हैं। तब इस पूरी वैल्यू को अगर हम लिखें तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी बी बराबर हो गया के, एक के कांस्टेंट मान लेते हैं हम यहाँ पर, और उसके बाद हम इसको एम ए से गुणा कर देते हैं, एम ए यहाँ वाला लिया हमने, इसको ऊपर लिख दिया, और इसके बाद हम बाकी वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं डब्ल्यू बी और एम बी, ये तो आ गई इसकी, और इसको गुणा कर देते हैं डब्ल्यू ए से। तो ये जो वैल्यू है एक कांस्टेंट है समानुपाती स्थिरांक जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था, और एक है ये जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली लिख देते हैं टी बी बराबर एन और टी बी, और ये आ जाएगा के बी। के बी का मतलब हो गया यहाँ पर मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलर एवोल्यूशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ द या एवोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बी कहलाएगा, और ये आ गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, और हम जानते हैं कि एक मोलर विलियन जो होता है उसके लिए आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से मोलर विलियन के लिए, एक मोलर विलियन के लिए। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो इस प्रकार से इसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब आप इससे एम बी का मान निकाल सकते हो, और एम बी का मान हो जाएगा के बी बटा डेल्टा टी बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 100। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। यहां पर क्या निकाल लिया आपने, इससे इस समीकरण से आपने क्या निकाल लिया, एम बी का मान। एम बी क्या चीज है, एम बी है जो अवाष्पशील विलय है उसका अणुभार, और ये मोलिकुलर वेट आपने निकाला है केबी से, और डेल्टा टीबी क्या है यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन यानी एवोल्यूशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डब्ल्यू बी क्या चीज है, ग्रामों में मात्रा विलय की, और ये एम बी क्या चीज है, विलय की नहीं, विलय की ग्रामों में मात्रा, और ये क्या चीज है, विलय का अणुभार, और गुणा क्या कर दिया 1000। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें ये m का मान है ना वो मोलरिटी है, मोलरिटी का मतलब हो गया भार सांद्रता। इस प्रकार आप बॉइलिंग पॉइंट में एवोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक इसी प्रकार आप निकाल सकते हो डिप्रेशन ऑफ इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है कब, जब अब आप अवाष्पशील विलय किस में डाल देते हो, विलायक में, विलायक वाष्पशील है अवाष्पशील विलय डाल देते हो तो उसका डिप्रेशन जो है वे सॉल्यूशन का घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। आप इसको इस ग्राफ में देख सकते हो कैसे, जैसे ये आपका लिक्विड सोलवेंट है शुद्ध अवस्था में, और ये जो है वो आपका सॉल्यूशन है, इसका जो क्वथनांक है जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो शुद्ध अवस्था में ही है, और जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन का क्वथनांक आ रहा है कम, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हुई है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हुई है, यानी कम ताप पर ही ताप जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, अगर मान लीजिए आपका विलायक 5 डिग्री पर जम रहा था तो यह कम ताप पर जम जाएगा, कम ताप पर जमेगा, मतलब ज्यादा मतलब टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होगी, टेम्परेचर में कमी हुई है। तो यहाँ पर ये जो अंतर है डेल्टा टी एफ वो है टी एफ 0 माइनस टी एस, तो ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, टी एस, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। द फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड
and its solid state exist in the equilibrium which each other, एक दूसरे से अगर साम्यावस्था में, it may be defined as the temperature at which the liquid and solid state of a substance have the same वेपर फेज। अगर इनकी दोनों की जो वेपर प्रेशर जो है वो एक समान हो तो आप इसे क्या कहोगे, उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब बात करते हैं व्हेन ए नॉन वोल्टाइल और या नॉन वोल्टाइलिक जो सोल्यूट है डिजोल्व इन द प्योर सोलवेंट ऑफ द देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इज लोअर। अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, इसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू है वो आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर के इक्विवेलेंट मतलब प्रोपोर्शनल होता है। और ये आपकी क्या वैल्यू होती है, एक्स बी यानी मोल बिन ऑफ द सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वही सेम समीकरण है उसको हम रिपीट कर रहे हैं। टी डेल्टा एफ जो है वो बराबर हो जाएगा के, और इसके साथ हम यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स बी। और एक्स बी की वैल्यू आप अगर पुटअप करोगे, फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पुटअप करोगे तो आपकी जो समीकरण आएगी उसमें आपका मान आ जाएगा टी एफ बराबर के और जो है एम ए और इंटू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू बी एम बी और एक और क्या था, के एफ और ये आ गया था एम बी इंटू 1000। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो हमने लिख दी थी और इसके द्वारा हमने ये वैल्यू रखी है। तो इसको हमने ना के एफ का, के एफ मतलब लोअरिंग ऑफ द वेपर, मतलब मोलर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट। तो ये मोलर हिमांक अवनमन कहलाता है। तो ये जो है हिमांक अवनमन, इसको हमने मोलर क्यों कहा, इसके लिए आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये समीकरण जो आई है उससे एम बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। एम बी के वैल्यू में डब्ल्यू ए और आएगा, तो यहाँ पर ये क्या था, डब्ल्यू ए। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, उससे हम इस समीकरण को निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सस्पेंस हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो ये बात हो गई। तो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आप निकाल सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा है और कुछ समझा है, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।